अभी तो इसको माली रखो ना। तो उसने नजम सेठी कल मैं देख रहा था क्या है नजम सेठी ने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट, उसने मतलब इस्टेब्लिशमेंट में इल्ज़ाम लगाया है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लेके आए थे फार्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिलाफ, वो इस्टेब्लिशमेंट ने लगा। हम कौन लेके आया था यार उसकी भैया। ये देखो ना, ये जो कल की है कमाल हो गई है। नवाज शरीफ साहब जो है वो 40 साल हो गए अभी तो ख़त्म ही नहीं हो रही है आपकी जो खानदानी हुकूमत जो है। जी यानी आप गौर करें कि आपकी जो पाकिस्तान की सियासत है वो लंदन से कंट्रोल हो रही है। साबिक वजीर आजम, 3 दफ़ा के वजीर आजम जिनके खिलाफ मुकदमात बेशुमार, वो फिर वही के वही है। अब जी क्या कह रहे हैं, आपने करना क्या है इस मुल्क के साथ? यानी आपको लीडर ही कोई नहीं मिल रहा, आपके मुल्क में लीडरशिप है ही नहीं। आपने सिस्टम ऐसा बनाया कि आपको लीडर ही नहीं मिलते हैं। मेरा तो शुरू से यही है ना कि आपने अगर करना है तो आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि आपको लीडर्स मिले। अच्छा जी मुसलमानों में यानी मुस्लिम वर्ल्ड में कहीं पे भी आपको शायद लीडर्स ना मिले। उसकी वजह यह है कि एक बंदा आता है वो 20-20 साल 25-25 साल, हम इस तरह तुर्की में है जी वो क्या तैयब अर्दगान साहब जो है, अर्दगान साहब जाएंगे उनके पीछे किसी बंदे को ट्रेन करें ना, ट्रेन करके छोड़ के जाए। अब यहाँ पे जो ट्रेन करने लगे हैं ये अपने साहबजादों को ट्रेन कर रहे हैं, अपनी बेटी को ट्रेन कर रहे हैं। तो ये जो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ये क्या हमारे फायदे के लिए है? ये तो अपनी सियासी हुकूमतें चलाएंगे ना, अपनी खानदानी हुकूमतें चलाएंगे, सियासी नहीं, सॉरी अच्छा सियासी का लफ्ज़ तो मैंने गलत बोल दिया, खानदानी हुकूमतें चलाएंगे। इनके पास और है क्या? अब देख रहे ना हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी, और ये शहबाज जो था, इन दोनों के खिलाफ केस चल रहा था। उसमें वो नैब में, नैब का कानून उन्होंने अमेंड किया है, उसके बाद 50 से जायद लोग हैं जिनके केसेस जो हैं वो नैब ने वापस कर दिए, इसलिए कि वो उसके जुमरे में ही नहीं आते, उसके दायरे इख्तियार में ही नहीं आ रहे। तुम अब मुल्क के साथ क्या मजाक कर रहे हैं ना, ज्यादती कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, उसके अलावा कल की खबर जो थी वो देखिए ना कि आपकी हुकूमत का खर्चा जो है वो इनके अपने जो कह लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने खबर निकाली है। उन्होंने कहा जी कि 2 महीने का इनका जो हुकूमत का खर्चा है 1.1 ट्रिलियन डॉलर या खरब रुपए। अच्छा जी यानी आप सोचें कि एक तरफ आपके पास पैसा नहीं है, अब दुनिया से पैसे फ्लड मांग रहे आया हैं, हुआ है, फ्लड आया हुआ है, कोरोना अब आया हुआ है, हाँ अब वजीर जो है उनकी तादाद बढ़ाए चले जा रहे हैं। डेंगू भी आया हुआ है, हाँ वो ये ना बीमारियां आ रही हैं, आपको सबसे बड़ा मसला सैलाब का है। आपने इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन तो वो उसकी रीजन और है, इन्फ्लेशन की उसकी वजह ये है कि नाअहली है, करप्शन है, बिल्कुल ऐसे ही। अब आप इसमें ही देखें ना कि 70 लोगों की आपने कैबिनेट बना दिया, मतलब क्या है कि सैलरीज भी जाती है उनको, हाँ सैलरीज के अलावा आपने अभी तक किसी वजीर से गाड़ी नहीं ली, वापस नहीं मिली। आपने किसी ब्यूरोक्रेट से गाड़ी नहीं ली। जब आपके पास पैसे नहीं है तो आप क्यों उनको गाड़ियां दे रहे हैं यार? ज्यादती है ना। आप आम आदमी का हक मार के, वो गरीब आदमी जो है वो सड़कों पे, वहां पे जहाँ पे सैलाब आए हुए हैं, अभी तक पानी वहां से नहीं निकल सका है। कितनी पुरानी हो गई है बात, महीना भर तो हो चला ना। तो हुकूमत कर क्या रही है उस सिलसिले में? आप कुछ नहीं कर रहे। आप कभी वो लंदन जा रहे हैं, लंदन जाके आप बड़े भाईजान से मिल रहे हैं। यार इसको खत्म कर दें। मैं वही सवाल पहले भी शायद पूछा था मैंने कि क्या आपको याद है कि आज से 40 साल पहले बरतानिया का कौन वजीर आजम था या अमेरिका का सदर कौन था? यार बोरिस जॉनसन को देख लें, अभी ये पिछले दिनों की बात है ना, उसकी छुट्टी हुई है, उसके बाद किसी ने पूछा बोरिस जॉनसन को वो कहाँ है? जो नई वजीर आजम आई है उसने आके, यानी जो उसने भी रिफॉर्म्स अनाउंस किए हैं। हमारे यहाँ पे रिफॉर्म्स अनाउंस कर देते हैं जी 300 यूनिट्स वाले को नहीं होगा। अभी मैं ये कोई टीवी चैनल देख रहा था, उसने कहा जी एक मीटर लगा हुआ है किसी घर में, वो जीरो उसकी रीडिंग है, उसके घर वाले जो है वो वहां पे शायद नहीं रहते, बंद है घर, उसका बिल जो है 4,000 रुपये आया, जीरो अब रीडिंग के ऊपर 4,000 रुपये का बिल। वो चल ही नहीं रहा, तार उतरी हुई पीछे से। हाँ, अच्छा तो हम लोग यानी किस तरीके से आप इस मुल्क को चला रहे हैं या आप क्या चाह रहे हैं, मेरी तो समझ से बालातर है। अच्छा सर जी, अगला क्वेश्चन है कि जी शहबाज शरीफ लंदन गया, अब वहाँ पे इनका क्या एजेंडा हो सकता है? यहाँ वो कह रहे जी कि एक तो वो मलका की वो जो डेथ रस्मात है उस पे गया, दूसरा कोई जनरल असेंबली में उसने कोई वो करनी है, वो करनी है, वो अलग चीज हो गई। लेकिन जो सबसे बड़ा जो उनका एजेंडा था वो अपने बड़े भाईजान से मिलना था, अपनी जो सियासी
कह लीजिए Soft. स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, नहीं स्ट्रॉन्ग होल्ड उसको क्या कहें, ग्रिप जो है ना मुल्क के सियासी मामला पे, वो उन्होंने बढ़ानी है। अच्छा, भाई से वो कॉन्फिडेंस एक लेना। वो भाई से मिलके नहीं, अब देखे ना इसमें आज की जो स्टोरीज छपी हुई हैं, ये जो कल इनसे बड़े भाई इनसे मुलाकात की है, उसमें आर्मी चीफ का भी इन्होंने डिसाइड करने के लिए गए हुए हैं। अब यार आर्मी चीफ का मैं तो सोचता हूँ कि जितने भी है ना, इन सारों को इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए। आर्मी का एक जैली इदारा है, जो भी आएगा वो चीफ प्राइम मिनिस्टर के अंडर होगा और प्रेसिडेंट के अंडर होगा, मेरिट पे आए। वो मेरिट पे आए, जो टॉप पे है ना उसको आना चाहिए। पुलिस है, जुडिशरी है, इनको इंडिपेंडेंट करें। इनमें आप जब सियासी भर्तियां करते हैं तो वो आपको नुकसान देती हैं, वो अपने फायदे के लिए फिर वो होता अपने है। फायदे के लिए होती है मुल्क का ना। तो हाँ, फिर- अब देखो ना आर्मी चीफ अगर आप अपनी मर्जी का लेके आते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ साहब भुगत चुके हैं इस बात को, जिस तरह भुट्टो ने भुगता था कि जनरल जियाउल हक जो थे वो मेरे 5 या 6 जनरल से जूनियर थे, वो ऊपर वालों को उसने रिटायर किया, इसको आर्मी चीफ लगा दिया जियाउल हक को, उसने उसका तख्ता उलट दिया। इसी तरह अब नवाज शरीफ साहब को देख लें कि नवाज शरीफ साहब को पसंद आए थे मुशर्रफ साहब, जनरल मुशर्रफ साहब ने उनका तख्ता उलट दिया। तो जब आप ऐसे काम करेंगे तो फिर आप उसके लिए भी तैयार हैं ना। जब आप एक कानूनी रास्ते से हट के आप अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक लेके आएंगे किसी को, तो वो तो फिर जब उसका दाव लगेगा वो आपको उड़ा देगा। यही अब ये जो वहां पे गए हुए इन्होंने, जो आज की स्टोरी मैं देख रहा था उसमें यही था कि इन्होंने डिस्कस किया जी, और यही है जी कि हम अपनी जो इनके होंगे डिस्कशन करेंगे अपनी पसंद का, आर्मी चीफ हो लगेगा। यानी आप इस तरह से आप आर्मी को भी पोलिटिसाइज कर रहे हैं ना, उसको सियासत में लेके आ रहे हैं ना। आप एक इदारा है, उसको चलने दें, अच्छा जी, जैसे उसमें लोग आ रहे हैं, जैसे उसमें आगे आते हैं उस तरह से चलाएं आप। थैंक यू। अच्छा जी, ठीक। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खराबी यही है मेन, कि हमारे पास सियासी लीडरशिप ही नहीं है। लीडरशिप जब तक नहीं आएगी, उसके लिए एक सिस्टम चाहिए आप, और ये जो जागीरदार सरमायादार हैं ये सियासी लीडरशिप आगे आने नहीं देंगे। अब ये फिर वो इल्ज़ाम देते हैं फौज फौज, भाई फौज को आपने खुद मौका दिया ना। अगर आप इतने कॉम्पिटेंट होते, आपके पास इतने लोग होते जो आपके हुकूमत चला सकते, हाँ। सिस्टम को रन कर सकते, तो फौज कहाँ से आती? फौज को जब, जिस तरह वही मैं पहले भी शायद मिसाल दी थी कि जब यानी जंगल में बड़ा दरख्त होता है ना, जब वो गिर जाता है तो नीचे से छोटे दरख्त निकलते हैं। ऐसे- हमारे यहाँ पे बड़ा दरख्त एक ही उन्होंने बनाया हुआ है, उसके नीचे किसी को आप आने ही नहीं देते। नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ को अब पीछे कर दो यार, अब अगली जनरेशन आने दें। उनको वो मौका 70-75 साल के हो गए हैं, कब तक जिएंगे? दें। हाँ जी, ठीक है, अब ये जो कुछ कर रहे हैं, अब ये जिस तरह नैब लॉज इन्होंने आपने खत्म किए हैं, और उसमें अमेंडमेंट करके आप अपने मुकदमे खत्म किए हैं, तो यार यहाँ तो आप बच जाओगे, अल्लाह को जवाब नहीं देना। 70 साल आपकी उम्र हो गई, आप और 30 साल जी लेंगे आप, चलो 50 साल और जी लिए जी, 120 साल की उम्र है, मरना तो है ना। आपको कुछ आम आदमी के लिए, जिस भी मुल्क में आप रह रहे हैं उसके लोगों के लिए कुछ सोचना चाहिए ना, कुछ ख्याल करना चाहिए। अच्छा, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ वो तोशा खाना वाला केस जो है ना वो ओपन किया है। हाँ जी, ये तो यार है, ये जिसको कहना ये है सही, जिसको कहना सियासी केस है। हाँ, ठीक है, आप देखें मरियम साहबा के खिलाफ जो इसने इमरान ने फिर आखिर खोला ही है ना। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने गाड़ी ली थी तोशा खाना से, अपना बाप जब प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है, कम कीमत के ऊपर उसने खरीदी है। नवाज शरीफ साहब ने भी तोशा खाना से लिए। यूसुफ रजा गिलानी साहब का इतना बड़ा केस है सामने, हाँ जी, वो हार जो लेके गया तो था। हार भी उन्होंने, उन पे तो इल्ज़ाम था ना, यदि वहाँ पे तुर्की गए थे तो उन्होंने अर्दगान साहब की बेगम के हार भी उनकी बेगम ने कुछ चक्कर चलाया था, गड़बड़ की थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब जब ऐसी चीजें हैं फिर सारों को आप करें ना। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त तो मैं तो गो कि मैं इमरान के हक में नहीं हूँ, हाँ जी, लेकिन अभी मैं यही समझ रहा हूँ कि उसके खिलाफ जो इस वक्त केसेस बन रहे हैं वो सारे वही सियासी। हाँ सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जिस तरह राना सनाउल्लाह के खिलाफ केस बनाया था हाँ कि जी, जो उसकी गाड़ी से अजय आपकी वो हीरोइन निकली है, तो यार राना सनाउल्लाह जितना बड़ा आदमी है वो खुद लेके जाएगा हीरोइन, वो तो इतना पैसा है उसके पास, उसको कैरियर्स मिल जाएंगे, बिल्कुल। लोग मिल जाते हैं ना, कि जो आपका जो सामान है, चलो वही नारकोटिक्स ही सही, वो लोग लेके जाएंगे। तो आपने उसके ऊपर जो केस बनाया था वो भी पॉलिटिकल केस है ना। ये अब भी यही है, इमरान के खिलाफ जो आप बना रहे हैं पॉलिटिकल केसेस हैं, तो हो सकता है इसमें किसी केस में आप उसको नाअहल करार दे दें, बिल्कुल कर सकते हैं।
और लोग नहीं मानेंगे। लेकिन उसके बाद आपके पास हल क्या है? हल भी तो दे ना। हल कोई नहीं है आपके पास, वही दो पार्टीज रह गई हैं पीछे। हम्म, अगर दो पार्टीज हैं, अब तीसरी पार्टी, चलो आप इल्जाम देते हैं जी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया, चलो एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, आप उसको चलने तो दें, उसे काम तो करने दें। जिस तरह इन्होंने पहले किया था, मैंने नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब इन्होंने टॉपल की थी, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को किया, चलो उनकी तो हुकूमतें चलती रहीं, हाँ जी। लेकिन जब तक एक सियासी जमात की हुकूमत कायम है ना, उसको चलने दें, ताकि जो बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है उसका भी कॉन्फिडेंस बहाल हो। अब यहाँ पे 3 साढ़े 3 साल के बाद आपने फिर गवर्नमेंट गिरा दी है, लोगों का कॉन्फिडेंस ही बहाल नहीं होगा। बिल्कुल, वो मैशत वो भी जो है ना हाँ, स्टेबल नहीं हो रही। कहाँ से पैसे इन्वेस्ट करेंगे? कोई बाहर से जो लोग, इन्वेस्टर भी नहीं आ रहे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, वो भी कैसे आएगी? वो नहीं आएंगे लोग, स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी नहीं है। सही होगा। आईएमएफ के साथ आप बातें करते हैं जिस तरह वो, फिर उस पर चलते हैं थोड़ा सा पीछे। आपने आईएमएफ से कहा था कि जी हम अपने जो हुकूमती खर्चे हैं वो भी कम करेंगे, ये भी कल की वो स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी उसमें है। आपने उसके बावजूद अपने खर्चे कम नहीं किए, ठीक है? 1.1 खरब रुपया आप अपने खर्चे, जाती खर्चे, हुकूमत के खर्चे आप वो चला रहे हैं, तो आप आम आदमी को क्या देंगे या क्या सहूलत करेंगे आप उसके लिए? टैक्सेस ही बढ़ाएंगे ना। मुझे तो ये लगता है कि ये हुकूमत में आते हैं ना तो वो समझते हैं कि ये सारा जो माल है ना ये हमारा है। तो हाँ जी, एक्चुअली पाकिस्तान में तो है ही यही ना कि यहाँ पे आपको पता है कि हालात ख़राब हैं, पैसे नहीं है, आप अपने खर्चों को कम करें ना। फिर वही दोबारा से बात कि आप गाड़ियाँ ले लें उनसे, उनके खर्चे कम करें, ड्राइवर्स ख़त्म करें, उनको कहीं और लगा लें। असल में मेरा से सारे काने हैं एक दूसरे के, तो इस वजह से ये कर नहीं रहे है ना। वो कोई एक दूसरे काने नहीं, वो असल बात ये है कि ये आम आदमी नहीं आंख है, से आंख मिला नहीं सकते। ये आम आदमी नहीं है, इनको अंदाजा ही नहीं है। हाँ। मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जून जुलाई की गर्मी में, मैं 4 बजे मेरी ड्यूटी ख़त्म होती थी, उसमें मैं पैदल चल के स्टॉप पे आता था, बस में बैठा हूँ या बस का इंतज़ार पहले करना है। यानी अगर पुरानी बात नहीं करें, आज से 25 साल पहले की, पहले ऐसे ही होता था। तो बस का इंतज़ार करते थे। फिर इन्होंने वो बसें भी ख़त्म कर दी, वैगने ले आए। सरमायादार और जागीरदार यहाँ पे हुक्मरान है, वो अपनी जो बेनिफिट्स हैं, अपनी जो सहूलतें हैं, उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। आदत ने ना। हाँ, अब आप मिसाल देते हैं बरतानिया अमेरिका की, बात यह कि बरतानिया की, बोरिस जॉनसन की देख लेते हैं फिर मिसाल। ये बंदा साइकिल के ऊपर जा रहा है, हाँ जी। खुद से खरीदारी कर रहा है। इसी तरह वो गॉर्डन ब्राउन था शायद, उसका भी यही था, उसको भी स्टोर में लोगों ने तस्वीरें बनाई, ठीक है। इसी तरह मिनिस्टर जो मैं बता रहा था आपको कि उन्होंने बरतानिया में, ये 2017 या 18 की बात है, तो मैं उस दुनिया न्यूज़ में था, वहाँ पे स्टोरी चलाई भी थी, हमने चली भी थी कि उन्होंने मिनिस्टर से कहा जी कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम आपकी गाड़ी अफोर्ड नहीं करते। मिनिस्टर से गाड़ी ले ली, उसकी वीडियो वहाँ पे, वो मेल ऑन संडे आया करता था, एक अखबार है उनका, उसमें वीडियो भी थी, उसमें से हमने वीडियो ली। मिनिस्टर जो है ट्रेन पे आ रहा था, वहां पे उसने नहीं शोर मचाया, उसने कुछ नहीं कहा। जब यहाँ पे जो आ रहा है वो अपने अपने बेनिफिट्स नहीं छोड़ रहे। असल में इनके आने के दो मकसद थे ना, एक तो ये था कि जो 3 साढ़े 3 साल ये कमा नहीं सके वो कमाई अपनी पूरी करें, अपने घर भरें। दूसरा ये था जो आपके खिलाफ केसेस हैं उनको खत्म करें, और ये वाकई वही कर रहे हैं। अब जो नैब का इन्होंने किया है, एंड तो यही है ना, और लोग इस चीज़ को, मेरा ख्याल तो है अब इनको रियलाइज करना चाहिए। जो इमरान कहता है कि जी मैं इनको एजुकेट कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। इमरान साहब ने तो लास्ट जो इंटरव्यू दिया था ना समी इब्राहिम को, उसमें उसने कहा है जी कि अब मैं वज़ीर आज़म बनूं या ना बनूं, लेकिन जो मेरा एक मकसद था करप्शन के बारे में, इन हुक्मरानों की नाअहली के बारे में, इन अंदर खाते जो भी गलत काम हो रहे थे और आवाम को अवेयर करना, वो उन्होंने कर दिया। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, उसने अवेयर कर दिया, लेकिन यहाँ पे फिर वो एक सवाल जो मैंने पहले एक बार उठाया था कि क्या यहाँ पे इनकलाब आ जाएगा? अगर अवाम अवेयर हो गई है, क्या अवाम ऐसा कर सकती है प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाए या प्रेसिडेंसी में घुस जाए? 1917 वाला रूस वाला जो आपने बताया, हाँ जी, वो श्रीलंका वाला जी, यहाँ पे वो नहीं है। आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं, आपने पूरी कौम को करप्ट किया हुआ ना। दूसरे ये कि हालात इतने सख्त कर दिए हुए हैं कि से रेडी वाला है या छाबड़ी वाला है, वो कहता है यार मैं क्यों प्रोटेस्ट में हिस्सा लूं, मैं जैसे तैसे कमा के अपने बच्चों को तो पूरा करूं।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिलीज हैं, फिर वो डर भी लगता है कि हमें कुछ हो गया या हमारे बच्चों कुछ को। अर्से की मिसाल ले ले, इंडिया में जो हुआ था किसानों ने किया, मेरे ख्याल है साल 2 साल पुरानी बात है, किसान जो है दिल्ली आगे बैठ गए बाहर, उन्होंने सारी सड़कें बंद कर दी वो थी। खालिस्तान वाला जो नहीं नहीं, खालिस्तान का नहीं, इन्होंने मोदी साहब ने जो पाकिस्तान में है, मोदी ने किया पाकिस्तान में ये है कि सरमायादार जो है ना एक दूसरे को फायदा देते हैं। जिस तरह आईपीपीज का केस हुआ ओके। कि आईपीपीज आप कहते हैं जी बाहर से आए हुए हैं इसलिए हम उनको डॉलर में पे कर रहे हैं, जबकि ये गलत है। आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर जो बिजली पैदा करके दे रहे हैं, वो सारे ये सरमायादारों के, इनके हुक्मरानों के चेले चांटे हैं। प्राइवेट सेक्टर जो प्राइवेट सेक्टर को लेके आए हैं, आपने बिजली बनाने का ठेका उनको दे दिया, तेल आप खरीद के गवर्नमेंट उनको दे रही है, उनको प्राइवेटाइजेशन। हाँ वो नुकसान है। अच्छा दिल्ली में क्या हुआ, इन्होंने मोदी साहब ने यही किया, उन्होंने कहा जी कि किसान को क्योंकि पैसा नहीं मिलता, उसने 3-4 कंपनियां थी बड़ी बड़ी जिनके बारे में कहते हैं कि उसके जानने वाले बंदे थे, उनसे कहा जी कि तुम किसानों से सारी जो है ना वो फसल उनकी खरीद लिया करो। किसान इस बात पे अड़ गए, उन्होंने कहा जी कि ये जो 4 बंदे हैं आज तो वो हमें पैसे देगा, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसे पैसे घटाने शुरू कर देने हैं, नीचे पैसे लग जाएंगे, नीचे पैसे लग जाएंगे, हमें मिलेगा कुछ नहीं, 3-4 लोग जो हैं उनकी मोनोपोली हो जाएगी। ऐसे ही है, मसला होगा आम। हाँ वो उसने तो आम भी, लोग है ना। हाँ वहां पे किसान जो है वो निकल आए। यानी जो मैंने उस वो हाँ मेरे ख्याल है कोई 6-8 महीने से ज्यादा चला था। अब बात यह है कि उसमें असल बात यह थी कि वही किसान थे जो फसलें उगा रहे थे, उन्होंने कहा जी ठीक है मर तो हम रहे हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं, फैमिलीज उनकी पीछे हैं, जितने जो 6 महीने 8 महीने के उनके दाने पड़े हुए थे घर में वो करते रहे हैं। एंड पे गवर्नमेंट ने वो इंडियन गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था। अब हमारे भी यहाँ पे जैसे आड़ती है, हमारे यहाँ पे आड़ती तो चलो फिर बहुत ज्यादा है, अगर आप 4 कंपनियों को दे दें ठेका कि ये तुमने सारों से खरीदना है, तो वो तो 4 कंपनियां जो वो दिनों में वो अरबपति खरबपति हो जाएंगे, और रेट्स उनके हाथ में रेट्स उनके हाथ में आ जाएंगे, मोनोपोली हो जाएगी, मोनोपोली हो जाएगी, जैसे बापडा की आजकल। ठीक है। इसी तरह से ना आप यानी यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जब तक आप आम आदमी को ऊपर नहीं लेके आएंगे। अच्छा इसी तरह बरतानिया की मैं आपको मिसाल देता हूँ, 50s या उससे पहले की बात है जो थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, उन्होंने ये किया कि जी पहले वहाँ पे भी असेंबली के अंदर अमीर कबीर लोग आया करते थे, वो अपने लिए कवानीन बनाते थे, फिर वहाँ पे मूवमेंट चली, लोगों ने कहा जी कि ये लोग तो ये हमारे नुमाइंदे ही नहीं है, तो अमीर लोग हैं। उन्होंने ये किया कि हाउस ऑफ कॉमन्स बनाया जहाँ पे जो गरीब तबके से लोग थे ना, जो दरमियाने तबके के हैं, वो लोग उन्होंने वहाँ पे बिठाए, और जो अमीर कबीर लोग थे जो जागीरदार सरमायादार थे उनका उन्होंने बनाया हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उन्होंने कहा जी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बड़े बैठे हैं, वो अपना इंटरेस्ट वॉच करें, मुल्क के लिए काम करें, गरीब आदमी के नुमाइंदे जो हैं वो गरीब आदमी ही होने चाहिए। हम वही कह रहे हो ना, जिस तरह आप उनकी मिसालें लेना, पुराने जिस तरह लोग हैं जितने सारे भी आप देख लें, वो सारे के सारे दरमियाने तबके के लोग हैं, कोई अरबपति खरबपति लोगों के रिश्तेदार नहीं है, कोई भुट्टो खानदान का नहीं है जो जागीरदार था, कोई नवाज शरीफ खानदान नहीं है जो ये कहते हैं जी इत्तेफाक फाउंड्री थी, सरमायादार ही थे ना ये भी। ऐसे ही तो ये लोग सामने आए हैं, इन्होंने अपने जैसे ही लोगों को आगे लेके आ रहे हैं, आम आदमी के लिए कर कुछ नहीं रहे हैं। जब तक ये सरमायादार जागीरदार इनको हटाया नहीं जाएगा, इन हमारे यहाँ पे भी ऐसे करें, सेनेट को आप हाउस ऑफ लॉर्ड्स बना दें, हाउस ऑफ जागीरदार्स बना दें, वहाँ पे वो लोग बैठे हैं, वो 100 जो लोग हैं, हर सूबे से 10-12 जिस तरह से हैं बारी बारी उनको आप लगाते हैं। लेकिन जो लोअर हाउस है जो आपकी नेशनल असेंबली है, उसमें आप आम आदमी को लेके आए, आम आदमी को पता होगा कि हमने मुल्क को चलाना है, हमने वोट लेना है। अब यहाँ पे फिर वो आप इल्ज़ाम लगा देते हैं जी वो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने करप्शन की है। भाई करप्शन आपकी वजह से की है ना, कि आप लोग कॉम्पिटेंट हैं ही नहीं, आप कॉम्पिटेंट हो, आप इस्टेब्लिशमेंट को आप रोक के रखें, उसको कंट्रोल करें। फिर बिल्कुल हमारे यहाँ पे वो कोई सिस्टम ऐसा है ही नहीं। अच्छा सर जी, अभी ये खबर चल रही है कि पंजाब भर में, पूरे पाकिस्तान में बच्चों को कोरोना वैक्सीन की जो वो है, हाँ वो वैक्सीन लगा रहे हैं, वैक्सीन का ये आगाज तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो ऐसे बच्चों के लिए भी शुरू कर दिए। हाँ जी, ये तो पहले भी था इनका ना। अच्छा पहले तो बच्चों बहुत के लिए अच्छी नहीं था, बात है। अब शुरू किया इन्होंने। नहीं नहीं, वहाँ पे बाहर तो लगाना शुरू कर दिए थे, अच्छा यहाँ वो पे भी इन्होंने शुरू कर दिए थे। हमारे पास शायद वो होगी नहीं इसकी वो। यहाँ पे था मैडम 11 से 14 साल के बच्चों के लगा रहे थे इंजेक्शन स्कूल में, जब फैली हुई थी ये कोरोना की वबा, उस वक्त उन्होंने यही किया हुआ था।
लेकिन अच्छा। अब उन्होंने छोटे बच्चों के लिए, उस वक्त था कि छोटे बच्चों को ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको वो वैक्सीनेशन होती रहती है ना उनकी मुख्तलिफ बीमारियों की। अच्छा, लेकिन अब उन्होंने किया है, अच्छी बात है, ये तो होनी चाहिए। इससे इम्यूनिटी सिस्टम जरा हाँ जी, हाँ जी, स्ट्रॉन्ग होता बच्चे है या स्टेबल रहता नहीं है? नहीं बच्चे ज़ाहिर है उसके बीमारी के खिलाफ, उसको क्या कहते हैं, वो इम्यूनिटी है, मुदाफ़ियत पैदा होती है, ओके, तो ठीक। उसको बचाने के लिए तो बिल्कुल करना चाहिए। अच्छा जी। अच्छा सर जी, इंग्लैंड की टीम में पाकिस्तान आ गई है, तो अब कैसा रहेगा इनका मुकाबला, मैदान कौन लेके जाएगा? मैदान से ज़्यादा तो भैया सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपनी टीम को तो खड़ा करें। हमारी टीम जितनी क्या लें अनप्रडिक्टेबल है ना पाकिस्तान की, अच्छा, एकदम से 3-4 मैचेस ऐसे खेलेंगे कि बंदा कहता लो जी अब हमारी टीम फॉर्म में आ गई, हम मुड़ा के रख देंगे सारी दुनिया को। उसके बाद पता लगता है अगले मैच में ही आप सारा कुछ उलट हो गया। पहली खूबसूरती है ये खूबसूरती नहीं है। नहीं अब इसमें मैं यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग आप बस बात होती है और फिर अखनूर बकरी मामा आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बात ये है कि इसमें मैं कोई ऐसा गलत कोई बात, इसमें कोई ऐसा लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि हमारी टीम करती ही है। लेकिन अफसोस ये होता है कि आप चलते चलते एकदम से उसके बाद आप नीचे आगे गिर गए हैं, फिर उसके बाद देखो फॉर्म आती जाती रहती है। लेकिन हमारे यहाँ पे होता है कि 2 मैच फेल हुए उसके बाद दे तरह की मीडिया जो पीछे पड़ जाता है। वो ऐसे हाँ, यार दो चार मैचेस के ऊपर आप उसको जज नहीं करें, थोड़ा सा उसको चलने दें। हाँ ये है जो उनके मसाइल हैं, आप पहले उन मसाइल को तो हल करें ना। अगर यानी खिलाड़ी को कोई मसला पड़ गया है, किसी तरह से कोई प्रॉब्लम है, उसका वो मसला हल करें ताकि खिलाड़ी जो है वो यानी टेंशन फ्री होके खेले। हमारे यहाँ पे उलट हो जाता है, 2-3-4 वो मैचों में उसने परफॉर्म नहीं किया, उसकी छुट्टी करा दो। बाबर आजम जैसे लास्ट किसी मैच में परफॉर्म नहीं किया। अब उसको इंडियन जो विराट कोहली को देख लें, वो 2019 में शायद उसने आखिरी सेंचुरी की थी। अब 2022 में आ गए, ठीक है इतना अर्सा उन्होंने चलाया, बीच में 1-2 मैचेस में स्कोर कर लिया, फिर फारिग हो गया। लेकिन उस बंदे को उन्होंने संवार के रखा था टीम के साथ। एसेट है वो हमारा। हाँ ना, वो वापस फॉर्म में आ गया है। उसने वहां पे वो जो दुबई में उसने सेंचुरी भी की है, 50s भी की है, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी उसने 50 की है। तो वो तो ऐसे करना चाहिए, खिलाड़ी को थोड़ा टाइम देना चाहिए। और ये जो टीम आई हुई है ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक तो पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बेहतर, हाँ क्रिकेट की एक्टिविटीज इंटरनेशनल लेवल की बहाल हो रही है, टॉप ऑफ द। हाँ दूसरे ये है कि आपको मौका मिला ना, अब आगे अगले अक्टूबर में जो वर्ल्ड कप होना है उसके लिए आपने जाना है, प्रैक्टिस मैच भी हो जाएगा। तो वो प्रैक्टिस ही है ना। आप अपनी टीम को कॉम्बिनेशन बना लेना यहीं से, उसके बाद आपने अभी यहाँ से जाके वो न्यूजीलैंड में भी खेलना है, अपने कॉम्बिनेशन को सब आप जब बनाएंगे, उसको प्रैक्टिस होगी, वर्ल्ड कप आएगा तो इंशाल्लाह आप जीत भी जाएंगे, वो इंशाल्लाह लेके आएंगे, वर्ल्ड कप लेके आएंगे। चलिए, मैं तो इस लिहाज से ऑप्टिमिस्ट हूँ कि हमेशा से मेरा यही होता है कि पाकिस्तान जीत के आएगा जी। इंशाल्लाह। लेकिन एंड में पता लगता है जी कि सेमीफाइनल में छुट्टी हो गई, या फाइनल में जाके पाकिस्तान ने ऐसा गंदा परफॉर्म किया है कि अब सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान ऐसा भी हो सकता है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। वाकई आप रिकॉर्डिंग करके चला